हेलो। आज हम पढ़ेंगे कमलेश्वर की कहानी दिल्ली में एक मौत। तो यह सत्य है कि जीवन मूल्य परंपराओं से प्राप्त होते हैं और समाज में इनका विशिष्ट महत्व होता है। अर्थात जहाँ समाज है वहाँ उसके विकास के लिए निजी परंपराएं होती है। ये परंपराएं हैं स्थिर होकर के जीवन मूल्यों की सृष्टि करती है और मानव विकास में सहायक होती है। तो इन परंपराओं के प्रति व्यक्ति का दृष्टिकोण सदा बदलता रहता है। जब नए दृष्टिकोण तथा चिंतन मानदंड बनते हैं तब प्राचीन परंपराएं नए कलेवर के पहन करके नए रूप में सामने आती हैं। परंपराओं के प्रति नए दृष्टिकोण की स्थिति को आज हम स्पष्ट देख पा रहे हैं और यह भी देख रहे हैं कि जीवन मूल्यों में पर्याप्त परिवर्तन आया है। इन परंपराओं के प्रति नए दृष्टिकोण एवं बदलते जीवन मूल्यों की अभिव्यक्ति कमलेश्वर के कथा साहित्य में सशक्त रूप में हुई है। तो कमलेश्वर जो है वो कस्बाई बोध के कथाकार हैं। तो स्वतंत्रता के पश्चात कस्बों का जो वातावरण था उसमें भी जीवन मूल्य बदल रहे हैं। इसका चित्रण इन्होंने कई पात्रों, वस्तुओं और स्थानों आदि के माध्यम से किया है। तो कहीं उपहास और व्यंग के रूप में भी इसे स्पष्ट देखा जा सकता है। भय और संत्रास की स्थिति जो है आज के जीवन का सच है। साहित्य में इसका आगमन दो महायुद्धों की देन है। आज का व्यक्ति व्यक्तिक, सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक सभी स्तरों पर संत्रास की अनुभूति कर रहा है। महानगरीय संत्रास को आज के चिंताओं से भरे युग का व्यक्ति प्रतिफल अभिशाप के रूप में झेलने के लिए विवश है। तो महानगरीय जीवन में जहाँ पहचान और आत्मीयता का अभाव है, वहीं खोई हुई दिशाएं का जो सारे दिन की खोज होती है, उसके उपरांत वह इतना निराश हो जाते हैं कि घर लौटने पर स्वाभाविक रूप से किसी परिवार के सदस्य की समीपता भी निःशंक रूप में वो नहीं मिल पाती। तो सुख के भाव विहल क्षणों के बाद में भी उनको अकेलेपन भोगना पड़ता है। दिल्ली में एक मौत कहानी जीवन में व्याप्त सभ्यता की कृत्रिमता और संवेदन शून्यता को अधिक तीव्रता के साथ स्पष्ट करती है। शहर की स्वार्थी, संवेदन शून्य और व्यापारी मनोवृत्ति का ये प्रमाण है कि पिछले साल ही दीवानचंद ने अपनी लड़की की शादी की थी तो हजारों की भीड़ थी। आज उसके शव के साथ जाने से भी वही लोग कतराते हैं। यही शमशान भूमि पर सैकड़ों लोग इकट्ठे हो भी गए हैं तो उनमें से अधिकतर औपचारिकता के कारण आए हैं और कुछ लोग वहाँ किसी और से मिलने तथा अपना काम करा लेने के लिए आए हैं। स्त्रियां ऐसे समय भी अपने सौंदर्य एवं वस्त्रों का प्रदर्शन करने से नहीं चूकती हैं। मृत्यु जैसे समय में भी मनुष्य मूल्यहीनता का ही परिचय देता है। इसी कथ्य का प्रकाशन लेखक ने यहाँ किया है। शव यात्रा में सम्मिलित होने के मूल में न शोक संतप्त परिवार के प्रति करुणा है, न सहानुभूति। वास्तव में सच्ची संवेदना को लेकर शव यात्रा में शामिल होने वालों की यात्रा नगण्य हो गई है। जीते जी हजारों की भीड़ और मरने के पश्चात लोगों का उसी व्यक्ति के शव यात्रा में न जाना, यह अंतर जीवन और मूल्य का अंतर है। शहर की स्वार्थी, संवेदन शून्य और व्यापारी मनोवृत्ति का यह प्रमाण है। जीवन मूल्यों का ऐसा विघटन हुआ है कि कृत्रिमता, फैशन और तड़क भड़क की इस संस्कृति में शोक भी एक फैशन बन गया है। शमशान घाट पर लोग दिवंगत आत्मा के लिए प्रार्थना करने के स्थान पर भविष्य की योजना बनाते हैं। अतुल भिवानी अपने कागज निकालकर वासवानी को दिखाते हैं। स्त्रियां अपने मेकअप तथा रात की पार्टी की बातें करती है। दूसरों के दुख को अपना समझने वाली हमारी मानसिकता इतनी पतनशील हो गई है कि आज हमारे पास किसी के शोक में सम्मिलित होने का समय भी नहीं है। तो इस कहानी में महानगरीय मनोवृत्ति की अभिव्यक्ति हुई है। सेठ की मृत्यु की खबर से लेकर उसके अंतिम संस्कार तक की अवधि तक लोगों की विभिन्न प्रतिक्रियाओं, हलचलों और मनोवृत्तियों का सूक्ष्म चित्रण लेखक ने किया है।
बौद्धिकता के कारण यांत्रिकता का प्रवेश जीवन के हर क्षेत्र में हो रहा है। शहरों का संपन्न वर्ग इस यांत्रिकता के प्रदर्शन का सबसे ज़्यादा शिकार है। शहरी जीवन की कठोर यथार्थकता का चित्रण, फैशन, शौक की अभिव्यक्ति, मध्यम वर्गीय व्यक्तियों, स्त्रियों आदि सभी पर कठोर व्यंग्य का प्रहार इस कहानी में किया गया है। सारी विपरीत स्थितियों के बावजूद व्यक्ति की यात्रा किसी एक बिंदु पर रुद्ध नहीं हो जाती। वह निरंतर इस प्रयास में रहता है कि जकड़ती हुई स्थितियों के बीच उसे नया रास्ता निकालना है। तो प्रस्तुत कहानी ऐसे संभावनापूर्ण दिशा की तलाश का संकेत है। महानगरीकरण की अमानवीय प्रक्रिया के बीच निरंतर व्यक्ति मशीन होते जाने का बोध करता है। यहाँ के यंत्रवत जीवन में वह आत्मीय क्षणों को खोता चला जा रहा है। जीवन की भावात्मक ऊष्मा और मधुर अनुभूतियाँ उसकी पकड़ से निरंतर छूट जाती है। यंत्रीकरण उसकी दिनचर्या पर यद्यपि हावी है, तथापि व्यक्ति अपने जीवन के भावनात्मक संवेगों और ऊष्मा के कुछ क्षणों को ढूंढ लेता है। मूसलाधार वर्षा के बाद समुद्र के तट पर बैठे स्त्री पुरुष इन्हीं क्षणों की तलाश में हैं। महानगरीय परिवेश के ठीक बीचों बीच बैठे होकर भी वे तटस्थ एवं असंपृक्त हो जाने में सफल हो सके हैं। उनकी यही सफलता यंत्रीकरण के सम्मुख व्यक्ति की विजय का संकेत है। उन दोनों के एकांतिक मिलन और आत्मिक क्षणों में महानगर की रुक्षता बाधा बन पाने में सफल न हो पाई है। महानगर की भयावह विराट यांत्रिकता से निरपेक्ष अपने आप में डूब पाने में वे सफल हो सके हैं। तो प्रस्तुत कहानी के संदर्भ में कहा जा सकता है कि यह कहानी जो है मूलतः अनुभूतियों और आवेगों की रचना है, जिसमें लेखक समुद्र तट पर सिर पटकती लहरों, मूसलाधार बारिश में कहीं दूर नाव से उतरती लाश और उसके इस तरफ एक बेंच पर सारे दुखों के बावजूद अंतरंगता के पवित्र क्षण बांटते एक जोड़े के माध्यम से आदमी को आश्चर्यजनक जरूरी जिजीविषा की तह तक पहुंचती है। कहा जाता है कि ये कहानी जो है मनुष्य के अपने ऊपर पूर्ण विश्वास एवं भविष्य में आशा के स्वरों को उद्घाटित करने वाली कहानी है। साथ ही यह भी स्पष्ट होता है कि तथाकथित साहित्यकारों की भांति कमलेश्वर ने केवल अंधेरे के चित्रण में ही सुख नहीं माना, वरन अंधेरे में प्रकाश ढूंढने का भी प्रयास किया है। तो वर्तमान अर्थव्यवस्था, औद्योगिक क्रांति और नारी जागरण शिक्षा के प्रभाव ने वैवाहिक मूल्यों को नवीन आयाम दिए हैं। स्वतंत्रता की भावना एवं व्यक्तिवादी जीवन दर्शन ने विवाह की परंपरागत धारणा में आमूल परिवर्तन कर दिया। इस दिखावटी प्रदर्शन के अतिरिक्त उसमें स्मरण की बड़ी बड़ी घोषणाएं की जाती है, परंतु सारी घोषणाएं उस कार्यक्रम तक ही सीमित है और उसमें कोई सच्चाई नहीं होती है। तो इस संदर्भ में आवश्यकता इस बात की है कि साहित्य परंपरा में साहित्यकार की उपलब्धियों का विश्लेषण किया जाए और एक ऐसा स्मारक हो जहाँ उनकी समस्त कृतियाँ और उन पर लिखी गई आलोचनाएँ उनका सम्मान किया जाए। तो इसमें इसके कुछ अंश हम देखते हैं कि मैं चुपचाप खड़ा सब देख रहा हूँ और न जाने क्यों मुझे मन में लग रहा है कि दीवानचंद की शव यात्रा में कम से कम मुझे तो शामिल हो ही जाना चाहिए था। उनके लड़के से मेरी खासी पहचान है और ऐसे मौके पर तो दुश्मन का भी साथ दिया जाता है। सर्दी की वजह से मेरी हिम्मत छूट रही है, पर मन में कहीं शव यात्रा में शामिल होने की बात भीतर ही भीतर कौंच रही है। चारों तरफ कोहरा छाया हुआ है। सुबह के 9 बजे हैं, लेकिन पूरी दिल्ली धुंध में लिपटी हुई है। सड़कें नम हैं, पेड़ भीगे हुए हैं, कुछ भी साफ नहीं दिखाई देता। जिंदगी की हलचल का पता आवाज़ों से लग रहा है। ये आवाज़ें कानों में बस गई हैं। घर के हर हिस्से में आवाज़ें आ रही है। वासवानी के नौकर ने रोज की तरह स्टोव जला दिया। उसके सनसनाहट दीवार के पार से आ रही है। बगल वाले कमरे में अतुल भवानी जूते पर पॉलिश कर रहा है। ऊपर सरदार जी मूंछों पर फिक्सो लगा रहे हैं। उनकी खिड़की के पर्दों के पार जलता हुआ बल्ब बड़े मोती की तरह चमक रहा है। सब दरवाजे बंद हैं, सब खिड़कियों पर पर्दे हैं, लेकिन हर हिस्से में जिंदगी की खनक है। तिमंजिले पर वासवानी ने बाथरूम का दरवाज़ा बंद किया और पाइप खोल दिया। कुछ भी साफ दिखाई नहीं देता। जिंदगी की हलचल का पता आवाज़ों से लग रहा है।
कोहरे में बसें दौड़ रही है, जूं जूं करते भारी टायरों की आवाज़ें दूर से नज़दीक आती हैं और फिर दूर होती चली जाती हैं। मोटर रिक्शे बेतहाशा भागे चले जा रहे हैं। टैक्सी का मीटर अभी किसी ने डाउन किया है। पड़ोस के डॉक्टर के यहाँ फ़ोन की घंटी बज रही है और पिछवाड़े गली से गुजरती हुई कुछ लड़कियां सुबह की शिफ्ट पर जा रही हैं। सख्त सर्दी है, सड़कें ठिठुरी हुई हैं। कोहरे के बादलों को चीरती हुई कारें और बस हॉर्न बजाती हुई भाग रही है। सड़कों और पटरियों पर भीड़ है, पर कोहरे से लिपटा हुआ हर आदमी भटकती हुई रूह की तरह लग रहा है। और ऐसे में दूर से एक अर्थी सड़क पर चली आ रही है। इस अर्थी की खबर अखबार में है, मैंने अभी अभी पढ़ी। इस मौत की खबर अखबार में है और यह है सेठ दीवान चंद।